नमस्ते दोस्तों। हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो तीन रास्तों के द्वारा बाहर निकलते हैं। मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा। 75% टॉक्सिन्स मल के द्वारा बाहर निकलते हैं, 15% टॉक्सिन्स यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं और 10% टॉक्सिन पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। यानी कि मैक्सिमम टाइम जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने की जो रास्ता होता है वो मल के द्वारा होता है। और इस मल मार्ग में या मल की कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ये सारे टॉक्सिन्स शरीर में ही जमा होते हैं, जिससे कि वो बहुत बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगर आपको भी मल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होगी, जो कि मल बाहर निकलते समय वो पतला निकलता होगा या गाढ़ा निकलता होगा, मल त्याग करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं होगी, तो ये सब इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के कंडीशन के अंतर्गत देखा जाता है। और इसी को आयुर्वेद में कहा जाता है ग्रहणी। तो इस ग्रहणी के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। हमें मल त्याग करते समय दिन में 2 बार मल त्याग होना और उसके साथ साथ मल बंधा हुआ होना, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन इससे अलग अगर आपके मल की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी हो जाती है, जिसमें कि मल प्रवृत्ति आपको बार बार होते रहती है, या दिन भर में जितने भी मल होते हैं उसमें से कुछ मल गाढ़े होते हैं और कुछ मल पतले होते हैं, तो ये कंडीशन आयुर्वेद के अनुसार मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम नाम से जानी जाती है और इसी को ही इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, जिस वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और इसका ये आईबीएस का सबसे प्रोड्रोमल सिम्टम होता है कि दिन भर में जितने भी शौच होते हैं उनमें से कुछ शौच बंधे हुए रहते हैं, कुछ शौच पतले हो जाते हैं, या दिन भर में हमें 4 से 5 बार टॉयलेट के लिए जाना होता है और उसमें हर बार कंसिस्टेंसी जो होती है वो लूज ही रहती है। तो ऐसे सिम्टम को आईबीएस कहा जाता है। इस आईबीएस में होता क्या है, साइंटिफिकली पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे स्कल में भी एक ब्रेन होता है, उसी प्रकार से हमारे पेट में भी एक ब्रेन होता है। लेकिन इनका जो एक्सिस होता है, गट ब्रेन एक्सिस, डिस्टर्ब होने के वजह से या हाइपर स्टिमुलेट होने के वजह से हमारा गट ऑल्टर्ड बिहेव करने लगता है। हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तान तनाव होगा, फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा कुछ भी हम काम करते हैं, या किसी मेडिसिन के प्रभाव के वजह से, क्लाइमेटिक वेरिएशंस के वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उसी वजह से गट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन से निकलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नर्व यानी कि वेगस नर्व अपने मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन की एक्टिविटी देती जाती है, जिस वजह से आपका इंटेस्टाइन हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने लगती है। जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है तो उसमें बचा हुआ या उसमें होने वाला जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्टर और अनडाइजेस्टेड कंडीशन में वैसे ही शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। इंटेस्टाइन लेवल पर जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उससे बाकी प्रकार के आईबीएस के सिम्टम्स तैयार होते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आईबीएस होने के पीछे इन्फेक्शन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितना कि आपका गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होना ये इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च के अनुसार ये चीज प्रूव हो चुकी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं उस वजह से हमारे गट लेवल पर भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं और उसी वजह से आईबीएस होता है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपके मदर फादर को भी आईबीएस जैसी कंडीशन होगी तो आपको भी वो कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। डिसबायोसिस यानी आपके इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाने की वजह से भी यह कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। पुरुषों में और स्त्रियों में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली देखा जाता है स्त्रियों में यह प्रॉब्लम काफी लोगों में होता है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है, फैमिली में डिवोर्स हो जाता है, या मेंटल स्ट्रेस वाली कुछ एक्टिविटी हो जाती है, ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस होगा, करियर रिलेटेड स्ट्रेस होगा, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस होगा, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से आपके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर होता है। इसीलिए आईबीएस को एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मानसिक लेवल पर कारण होने के वजह से फिजिकल लेवल पर डिस्टर्बेंस आ जाता है और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईबीएस होने के लिए। अब
समझ लेते हैं कि आईबीएस में क्या प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में आईबीएस जब भी हो जाता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, इसी को कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस भी कहा जाता है। दिन भर में जितने भी मल होते हैं तो उनको गाढ़े मल होते हैं, मल त्याग करने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती या फिर हार्ड स्टूल पास करने के वजह से उनको मल द्वार के ऊपर भी सूजन आती हुई दिखाई देती है। और ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि आईबीएस लूज टाइप भी होता है, जिनमें उनको दिन भर पतले शौच होते रहते हैं और कंटिन्यूअसली खाना खाने के बाद इमीडिएटली 15 से 20 मिनट के बाद उनको पतले शौच होने की वजह से उनका बाहर जाने का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। कुछ लोगों में मिक्स्ड बोवेल हैबिट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि दिन भर में अगर आपको 5 से 6 बार मोशन होते हैं तो 2 से 3 बार आपको पतले शौच होंगे और 2 से 3 बार आपको गाढ़े शौच होते हैं। तो इस प्रकार की मिक्स्ड बोवेल हैबिट भी कुछ लोगों में आईबीएस के कंडीशन में दिखाई देती है। और इसमें नेक्स्ट लक्षण होता है म्यूकस इन बोवेल हैबिट्स। जब भी हम मोशन पास करते हैं तो मोशन के साथ इंटेस्टाइनल जूसेस, स्टमक के जूसेस उसी प्रकार से बाहर निकलते हैं। इसी को आव निकलना, झाग निकलना या म्यूकस वाली कंडीशन भी कहा जाता है। और म्यूकस निकलना ये भी है आईबीएस का एक प्रोड्रोमल सिम्टम होता है। अगर आपको टॉयलेट करने के बाद या मलत्याग करने के बाद सेटिस्फैक्टरी मोशन नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग हमेशा बनी रहती है, तो भी वो एक आईबीएस का सिम्टम होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग टॉयलेट में यूं ही जाकर बैठते हैं और उनको मलत्याग होता भी नहीं, लेकिन ऐसे समय पर वो मल द्वार की जगह पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं और उससे बाकी एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स भी उनको हो सकते हैं। कुछ लोगों को बार बार मोशंस तो होते हैं, लेकिन ये मोशंस में उनको सेमी डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने मूंग दाल खाई होगी या फिर चने की दाल खाई होगी, मूंगफली खाई होगी, तो उसके पार्टिकल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स के पार्टिकल्स हमें टॉयलेट में उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आईबीएस में होते हैं। इसी के साथ आईबीएस में एक और पिक्यूलर सिम्टम होता है मलत्याग करते समय दर्द हो जाना या मलत्याग करने के बाद कमजोरी महसूस होना। ये सारे लक्षण आईबीएस है इस बात का इंडिकेट कराते हैं। दोस्तों, आईबीएस के लिए कोई भी प्रकार का टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए आईबीएस एक सेल्फ डायग्नोजेबल डिसीज भी कहा जाता है। जितने भी सिम्टम्स जैसे कि मैंने वीडियो में बताइए, अगर आपके शरीर में प्रेजेंट है और ये सिम्टम्स अगर आप डॉक्टर के साथ शेयर करते हो तो वो आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं कि क्लिनिकली आपको आईबीएस है या नहीं। तो रिसर्च के अनुसार ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर आपको आईबीएस के सिम्टम्स अगर है तो ऐसे समय पर हमें जल्द से जल्द उपाय अपनाना चाहिए, जिससे कि वो बाकी पैथोलॉजी में कन्वर्ट ना हो सके। बिकॉज आईबीएस को अगर हम लॉन्ग स्टैंडिंग रखते हैं तो उससे हमारे वेट के ऊपर भी अफेक्ट होता है, खाने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है, खाने का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और इसी वजह से हमारा मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। बार बार मल प्रवृत्ति होती है, इसीलिए हम खाना ही खाना कम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर बाहर काम के लिए जाना होगा तो उनको सबसे पहले मलत्याग होना चाहिए, ऐसा माइंड में उनके थॉट आना चालू हो जाता है और यही विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस के वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है और आईबीएस होता है इसीलिए स्ट्रेस होता है और ये विशियस साइकिल के वजह से ये कभी अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको भी आईबीएस है और ऐसे टाइम पर आप उपाय के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में ना सोचते हुए इस प्राणायाम के बारे में सोचना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम ये योग शास्त्र में बताया हुआ ऐसा प्राणायाम है जिससे कि आपका गट ब्रेन एक्सिस इमीडिएटली नॉर्मलाइज कंडीशन में आने में प्रभाव रखता है। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे समय पर हमें पद्मासन या वज्रासन या कोई रिलैक्सेशन पोज में बैठना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों की जो तर्जनियां होती है उनको कान में रखना है या इस प्रकार से मुद्रा आपको बनानी है जिससे कि आपके फ्रंटल साइनसेस के ऊपर, मैक्सिलरी साइनसेस के ऊपर अंगूठे से आपको कान को दबाना है और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना है। अगर ये हमिंग साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं और इसके वाइब्रेशन जैसे जैसे हमारे स्कल में वाइब्रेट होने लगते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के लेवल पर जितना भी सूजन आ जाता है, वेगस नर्व का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इमीडिएटली कंट्रोल आने लगता है। भ्रामरी प्राणायाम के वजह से हमारी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने हुए दिखाई देती है और इसी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने के वजह से आपके मल का बंधा हुआ आना, उसकी फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना और उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाना, इतने लक्षणों में प्रभाव दिखना चालू हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से आपका माइंड का स्ट्रेस तो कम हो जाता है, लेकिन इसी के साथ आपको इंटेस्टाइनल लेवल पे जो स्ट्रेस आया है, वहां पर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना है उसको कम करने के लिए उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा दैट इज तक्र।
तक्र जो होता है वो इसमें बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। स्पेसिफिकली दोपहर का खाना खाने के बाद अगर हम छाछ को पीते हैं तो उससे हमें हेल्दी बैक्टीरियाज मिलना चालू हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज की कॉलोनी होती है वो छाछ के प्रयोग की वजह से फिर से एस्टेब्लिश हो जाती है और उस वजह से जो भी खाना हमारे पेट में होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होते हुए दिखाई देता है। छाछ के प्रभाव के वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती है, जिससे आपके जो मल वेग बार बार होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और मल बंधा हुआ आने लगता है। छाछ एक अमृत जैसा काम करता है आईबीएस वाली कंडीशन में, क्योंकि छाछ एक दीपन पाचन ड्रग होता है। इसी प्रकार से इसको 50 ml की क्वांटिटी में हर रोज दोपहर को हम लेते हैं तो हमारे शरीर की जो भूख होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है, डाइजेशन अच्छे से कर देता है, गैस को पास कर देता है अच्छे से और इंटेस्टाइन में आने वाला जो प्रेशर होता है उसको रिलीज कर देता है। अगर आपकी ग्रहणी की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो, आपको दिन भर में 5 से 7 बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता हो, अगर आपको कंटिन्यूअसली लूज मोशंस होते हो जिस वजह से आपकी मेंटल इरिटेशन बहुत बढ़ चुकी है, मैंने भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट कर दिया, छाछ लेना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ आपको थेरेपेटिक अप्रोच के लिए आयुर्वेद में बताया हुआ यह संग्रहणी गुलिका का प्रयोग भी कराना चाहिए। अष्टांग हृदय में बताया हुआ यह संग्रहणी गुलिका अगर हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो इससे हमारे संग्रहणी में यानी आईबीएस में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या कंटेंट होते हैं? इसमें होता है तुलसी का पुष्प, करंज का फल और बिल्व का मूल। बहुत सारे लोग बिल्व के फल के चूर्ण को इस्तेमाल करते हैं आईबीएस के लिए, लेकिन इस बिल्व फल के चूर्ण से अलावा अगर हम बिल्व के मूल को यूज करते हैं, करंज के फल को यूज करते हैं और तुलसी के पुष्प को यूज करते हैं तो उसका काफी अच्छा प्रभाव हमारे आईबीएस के ऊपर दिखाई देता है। इसमें होने वाला जो तगर और देवदारू जो कंटेंट होते हैं वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। त्रिफला और त्रिकटु हमारे पेट में जो इंडाइजेशन होता है, जो अपाचित पदार्थ होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है और हरिद्रा और दारू हरिद्रा के प्रभाव के वजह से इंटेस्टाइन लेवल पे जो भी सूजन आई हुई होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। तुलसी, करंज और बिल्व इनमें होने वाले कुछ प्रभावी द्रव्यों के वजह से वेगस नर्व का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आ जाता है, जिससे कि मस्केरेनिक रिसेप्टर जो बार बार स्टिमुलेट होते हैं और उससे आईबीएस की पैथोलॉजी बढ़ती है वो कंट्रोल कर देती है। इन सब के कॉम्बिनेशन से बनाई हुई संग्रहणी गुलिका को आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। सुबह नाश्ता के बाद एक, दोपहर को खाने के बाद एक और रात को खाने के बाद एक। इस प्रकार से अगर हम इसको लेते हैं तो इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके आईबीएस के पैथोलॉजी के ऊपर हो सकता है। संग्रहणी गुलिका के बेटर इफेक्ट के लिए आपको इसको जीरा के पानी के साथ लेना चाहिए। जब भी हम इसका प्रयोग चालू करते हैं तो हमें ऐसे समय पर नॉनवेज के प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, मैदा के पदार्थ नहीं खाना चाहिए और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ऐसे वाले कोई भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। तो आपको भी अगर आईबीएस का प्रॉब्लम होगा तो आज से ही आप भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ सके। जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस होगा लाइफ में उसको निकाल देने की कोशिश कर दिए। एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आप उस स्ट्रेस को बाजू रखोगे तो डेफिनेटली आपके आईबीएस में सुधारना होते हुए दिखाई देगा। इसी के साथ आपके खान पान में आपको डेली बेसिस पर छाछ का प्रयोग करना चाहिए और इसी के साथ थेरेपेटिक और डायरेक्ट प्रभाव के लिए आपको संग्रहणी गुलिका का भी प्रयोग करना चाहिए। संग्रहणी गुलिका के कंटेंट हमने वीडियो में तो बता ही दिए हैं। इसी प्रकार से आप इस गुलिका का चूर्ण भी प्राप्त कर सकते हो, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी संग्रहणी गुलिका के कंटेंट के साथ बनाई हुई गुलिका का जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हो। इन तीनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से आपके गट ब्रेन एक्सिस को फिर से नॉर्मलाइज लाने में डेफिनेटली ये गुलिका मदद करती है। अगर आपको भी आईबीएस जैसा प्रॉब्लम है तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो और कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।